तेरा तुझको साहिर लोधी को आप जानते होंगे, तो मैं स्कूल के दौर में उसके शोज में जाया करता था। उसके बाद मुझे एक शो मिला जो एलजी आवाज बना स्टार के नाम से था, जो जियो पे बड़ा फेमस हुआ था। सेमीफाइनल तक में गया था। उसके बाद एक शो हुआ था रात डे, मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब, मोहम्मद रफी साहब एंड नूरजान को ट्रिब्यूट किया था। ये सारे वो शोज हैं जो पाकिस्तान के टॉप पे चुके हैं। उसके बाद पाकिस्तान म्यूजिक स्टार के नाम से गाओ सेलिब्रिटी बन जाओ एक प्रोग्राम हुआ था सुर शितर के नाम से। उसमें मैंने आतिफ असलम को ऑडिशन दिया था, मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। और मैं जब जा रहा था तो ARY पे मेरा शो चल रहा था, तो मुझे रोका गया सारेगामापा में। मैं भी सेलेक्टेड था। वहाँ जाने के लिए हुआ तो मेरी बाबी फौत हो गई। उसके बाद हुआ कुछ ऐसे कि कुछ मामलात ऐसे हुए, मुझे ये फील्ड छोड़नी पड़ी। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने। पहले ऐसा होता था कि हम ये कहें कि एक मिनी सेलिब्रिटी होते थे। हौसला कहाँ से मिला आपको कि आप दोबारा स्टार्ट किया और आप दोबारा अभी अच्छे अच्छे स्टेजेस पर दोबारा परफॉर्म कर? अगर हम इसको तो बैड लैंग्वेज में कहें तो ये जो कीड़ा होता है, इट्स विल नेवर डाई। ये कहीं ना कहीं आपका जो टैलेंट होता है वो आपको सोने नहीं देता रात को। इतना सारा जुनून था और उस जुनून के बीच में जब गैप आया और खामोशी आई आपकी लाइफ में, तो वो लम्हा कैसा था आपके लिए? तो बड़ा डिफिकल्ट वक्त गुजरा है मेरे की। अपने शौक को बरकरार रखना, अपने मिशन को जारी रखना और घर को चलाना, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं अगर काम से आ जाऊं तो सिर्फ करते रहता हूं, वो 4 घंटे हों 5 घंटे हों, मैं घर जरूर आता हूं। मैं अपने बीवी बच्चों को पूरा टाइम देता हूं। मैं अम्मी अबू का बहुत अच्छा ख्याल रखता हूं। मैंने बहुत सारे जिंदगी के वो चांसेस थे जो मैंने ड्रॉप कर दिए सिर्फ वालदेन की वजह से। मुझे ऐसे लगा कि यार अल्लाह पाक ने जो ये वालदेन की जो नेमत रहमत जो दी है ना, ये एक बार चली जाए ना फिर नहीं आता। देखें, ये एक चांस है। बहुत सारे सिंगर्स हैं, किसी किसी को मंजिल मिल जाती है, कोई कोई बेचारा रह जाता है। तो आप उन आर्टिस्ट को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आपने अपनी एक मौसीकी के साथ साथ एक स्किल भी डेवलप की? आपके शौक के पीछे आपके वालदेन, आपकी फैमिली वो परेशान है, तो ये अच्छी चीज नहीं है। आप वहाँ पे अपने आप को ब्रेक करें, चाहे वो जितने सालों का भी है। एटलीस्ट मैं जो कमा रहा हूँ वो दे रहा हूँ, उसके बाद टाइम बचे वो आपका है। मोस्टली ऐसा होता है, आई यूज टू डिस्कस विद माई वाइफ कि यार मैं जब गाना गाता हूँ ना, तो ऑडियंस में चाहे मैं रॉक करने की भी कोशिश करूं तो रोते हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम। नई उम्मीद के नए एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, उनकी आवाज़ अगर आप सुनेंगे तो वो आपके दिल को भी छू जाएगी। माड़ीपुर के एक कोने से ये कहानी स्टार्ट होती है और जाती है ये पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टेजेस पर। बहुत सारे बड़े बड़े फ़नकारों के साथ इन्होंने परफॉर्म भी किया है। तो आज इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं राहिल लंगा। राहिल भाई, वेलकम करता हूँ आज के इस पॉडकास्ट में आपको। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग इन योर शो। और बस आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह राहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने इस पॉडकास्ट को ज्वाइन किया। तो राहिल भाई, सबसे पहले आप अपने बारे में नाज़रीन को बताएं। ओके, राहिल लंगा, लंगा इज़ माई कास्ट। और आजकल मैं एक न्यू नाम से इंट्रोड्यूस हुआ हूँ, क्योंकि एक गैप आया था बीच में, तो जब मैं री इंटर हुआ हूँ तो न्यू नाम से हुआ हूँ, RLB के नाम से, राहिल लंगा बैंड। और गाना गाता हूँ, यही है सब कुछ। तो इंट्रोड्यूस माई सेल्फ तो इतना ही था कि मैं एक अच्छा सिंगर हूँ और अच्छा गाना चाहता। बेशक राहिल भाई, बहुत अच्छे सिंगर हैं आप, और हमने आपको सुना है, हमें इंस्पिरेशन मिली है आपसे बहुत ज़्यादा। और अगर हम बचपन की बात करें कि बचपन से आपका सफ़र स्टार्ट जो हुआ वो किस तरह हुआ? ओके, सो अगर हम इस जर्नी की बात करें तो व्हेन आई वाज एट 8 or 10 years old, तो पीटीवी पे एक शो आया करता था रोशन तारा के नाम से। जी। मैं वहाँ एक हमारे बहुत अच्छे एक इंसान थे, सुमार खास केली के नाम से। वो मुझे घर से लेके गए थे उस शो में मैं गाना नहीं गाता था। तो वहाँ पे मैं डांडिया खेलता था
और डांस करता था। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये रहा। फिर तकरीबन मैं जब 13 साल की उम्र में आया तो एक लियारी के अंदर एक हिंगोरा कोचिंग सेंटर होता था। उसमें एक हमारे टीचर होते थे जिन्होंने मुझे बड़ी एक अहमियत दी और मुझे अपने आप की जो पहचान थी उसको बाहर निकाला। महबूब सरवर के नाम से उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम, उनका एक एनुअल फंक्शन हुआ था, उसमें मुझे पहला कौमी तराना गाने का मौका मिला था। वो मेरा फर्स्ट स्टेज था और वो मेरी जर्नी का स्टार्ट था। उसके बाद 10 में निकल पड़े और आज तक कर रहे हैं। और आपका जो सफ़र फिर स्टार्ट हुआ, मैंने भी आपकी वीडियोस देखी हैं काफ़ी। आप ने बड़े-बड़े स्टेजेस पर परफॉर्म किया है, बड़े-बड़े स्टार्स के साथ परफॉर्म किया है, तो उसके बारे में बता दें कुछ। Okay, so I'm going to tell you the short story because the story is very long. The thing is that कि मैंने एक शो था, साहिर लोधी को आप जानते होंगे। तो मैं स्कूल के दौर में उसके शोज़ में जाया करता था। उसके बाद मुझे एक शो मिला जो एलजी आवाज़ बना स्टार के नाम से था, जो जियो पे बड़ा फेमस हुआ था। उसमें मैं एक पार्टिसिपेट मैंने किया था, बहुत अच्छे मतलब सेमीफाइनल तक मैं गया था। उसके बाद एक शो हुआ था रात डे, जिसमें ट्रिब्यूट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट लेजेंड को। तो मैंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब एंड मोहम्मद रफ़ी साहब एंड नूरजान को ट्रिब्यूट किया था। ये सारे वो शोज़ हैं जो पाकिस्तान के टॉप रह चुके हैं, उस दौर की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद एक शो हुआ था पाकिस्तान म्यूज़िक स्टार के नाम से, गाओ सेलिब्रिटी बन जाओ। सो आई डिड अ लॉट्स ऑफ शोज़ इन टीवी, जो हम मतलब मैं यूज्ड टू था कि टीवी पे आने के। और उसके बाद हुआ कुछ ऐसे कि घर के कुछ मामलात ऐसे हुए कि थोड़े से, अगर कहूँ तो प्रॉब्लमेटिकल जो प्रॉब्लम्स चल रही थी हमारे साथ, तो मुझे ये फील्ड छोड़नी पड़ी। बेसिक आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द डिटेल, आई एम नॉट एबल टू टेल यू द डिटेल एक्चुअली। सो ऐसी ट्रेजेडी हुई जो मुझे 12 साल का वक्फा देना पड़ा। एक प्रोग्राम हुआ था, आपको याद होगा, सुर शतर के नाम से, जो इंडिया तरह, हाँ, तो उसमें मैंने आतिफ असलम को ऑडिशन दिया था। मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया गया था और मैं जब जा रहा था तो ARY पे मेरा शो चल रहा था तो मुझे रोका गया। फिर एक बार ऐसे हुआ, मेरा एक दोस्त था वसी आफंदी, तो वो इंडिया में जाके गा के आया था सारेगामापा में, मैं भी सेलेक्टेड था। जब मेरा वहाँ जाने के लिए हुआ तो मेरी भाभी फौत हो गई। तो ये छोटे छोटे जो क्या कहते हैं स्पीड ब्रेकर ज़िंदगी में आते रहे और मैंने फेस करता रहा। मगर स्टिल मैं हारा नहीं हूँ, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ। बट थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। वो डिफ़िकल्टीज़ ये हैं कि आफ्टर दिस ब्रेक मुझे शोज़ मिलना, लोगों का पहचानना। पहले ऐसा होता था कि हम ये कहें कि एक मिनी सेलिब्रिटी होते थे, कि लोग चलते फिरते पहचान लेते थे कि राहिल राहिल जा रहा है, क्योंकि शोज़ फ्री काउंट्री आ रहे थे हमारे शोज़ को। अब वो नहीं है बात, स्ट्रगल कर रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। तो बस यही शॉर्ट स्टोरी है कि मेहनत जारी है, करते रहेंगे। और राहिल भाई, आपने जिस तरह बड़े स्टेजेस पर परफॉर्म किया, उसके बाद आप जो है अचानक आपकी लाइफ में ब्रेक आ गया, और आप हौसला कहाँ से मिला आपको कि आप दोबारा स्टार्ट किया और आप दोबारा अभी अच्छे-अच्छे स्टेजेस पर दोबारा परफॉर्म कर रहे हैं? तो ये हौसला कहाँ से आया आप? ऑलराइट, एक्चुअली आई गॉट मैरिड, शादी हुई। शादी के बाद मेरे 2 बच्चे हुए माशाल्लाह। आई हैव 2 किड्स, बेटा बेटी। तो मैं एक जनरल मैनेजर हूँ रेस्टोरेंट का, एंड ऑल्सो मैं एक अच्छा शेफ़ हूँ। कंसल्टेंसी करते हैं हम लोग, जिसमें आइडियाज़, डंकिन, पाए गाइस पिज़्ज़ा और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने किए हैं। मैंने ओपनिंग करवाई है। तो हर जगह में थोड़ा थोड़ा किसी न किसी को गाना गाता रहता था, तो लोग कहते थे कि आप ये क्यों नहीं करें, ये क्यों नहीं करें। आफ्टर लॉन्ग टाइम एक मेरे फ्रेंड मुझे मिले किसी शो में, मेरे घर की कोई शादी चल रही थी। सो मैं इनवाइट था, वहाँ पे मैं बैठा तो किसी ने बड़ा फोर्स किया कि राहिल आप गाएं। तो मैंने वहाँ गाना गाया। गाना गा के उतरा तो वो बेचारा बजाते हुए मेरे पीछे भाग के आ गया कि तुम राहिल हो। मैंने कहा हाँ। इतने टाइम तुम कहाँ गायब थे, बार बहुत करते हो। उन्होंने कहा था एक काम करो, एक जिम खाना में एक दिन चाय पीने आ जाओ मेरे से। सो मैं जिम खाना गया, मुस्लिम जिम खाना।
वहाँ मुझे कुछ दोस्त मिले जो उन्होंने मुझे एक क्या कहते हैं कि ये ऐसी चीज़ है जो जाती नहीं, सिंगिंग। ये जो आपका पेशेंट है ये कभी भी मरता नहीं है। अगर हम इसको तो बैड लैंग्वेज में कहें तो ये जो कीड़ा होता है, कि जो कीड़ा होता है इट्स विल नेवर डाई। ये कहीं ना कहीं आपका जो टैलेंट होता है वो आपको सोने नहीं देता रात को। तो उन्होंने मैंने छुप छुप के गाना स्टार्ट किया, फिर से मुझे फ़ौरन शोज़ मिलना शुरू हो गए, अच्छे कॉन्सर्ट्स मिलना शुरू हो गए। बाय द वे मैं आजकल एक आरडीवी के नाम से, एनएस चौहान जिन्होंने इंडिया के बेशुमार गाने गाए, तू पैसा पैसा करती है, बिलोनी तेरा लाल गगरा, तो मैं उनके साथ फिक्स हूँ। पाकिस्तान में कोई भी शोज़ हो तो मैं उनके साथ गाना गाता हूँ। तो एक तो ये हो गया। तो बहरहाल वहाँ पे मुझे थोड़ा एनर्जी मिली, मुझे अप्रिसिएशन किया गया, मैंने गाना शुरू किया। एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि भाई नाउ यू हैव टू स्टार्ट योर कैरियर। अगर आप इस तरह करते रहेंगे तो फाइनली कुछ होगा नहीं। अगर आपका जो टैलेंट है अगर वो इस तरह मर रहा है तो शायद आपको लोगों के पीछे नहीं, आपकी दिल की सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप गलत काम तो नहीं कर रहे उसमें। मैंने नो नेवर, कभी नहीं किया। और बड़ी सच्चाई से गाना गाते हैं और हम थोड़ा सूफ़ी की तरफ हैं, तो कोशिश करते हैं कि गाना भी हम उसी तरीके, उस जॉनरा जो है वो उसी तरीके से लिखें। तो मुझे थोड़ा सा वो वैसे में थोड़ा आउट हुआ और इस तरीके से मैंने फिर से अपना कैरियर बनाना शुरू कर दिया है। अच्छे लोग, अच्छे दोस्त मिल चुके हैं, काम जारी और सारी है। और अब कब ये तो नसीब के फैसले हैं कि किस टाइम किसको कौन सी किक मिलती है, बूस्टर बूस्टर मिलता है और वो कामयाब हो जाए। बट दैट्स इट, इतनी सी स्टोरी है, कोई खास नहीं है। इतना सारा जुनून था और उस जुनून जुनून के बीच में जब गैप आया और खामोशी आई आपकी लाइफ में, तो वो लम्हा कैसा था आपके लिए? ओके, सो मैंने आपको कहा ना कि ये जो कीड़ा होता है वो मरता नहीं है। तो जब किसी को मैं सुनता था, मैं शोज़ में जाता था, मास्क पहन लेता था ताकि मुझे कोई पहचाने ना, घर वालों से झूठ बोल के जाना। कोई गाता था ना स्टेज के ऊपर तो वो एक गानों के अंदर कुछ मूर्ख होते हैं, कुछ एक सिस्टम्स होते हैं गाने के। सो कोई अच्छा ना गाते वो स्टेज पे होता है ना, लिटरली मैं रो पड़ता था। एक जुनून होता था कि यार वाई आई एम नॉट ओवर देयर। तो मैं लिटरली रोता था, वो वक्त मेरे लिए बड़ा सख्त होता था, बिकॉज ये म्यूज़िक एक जुनून की तरह मेरे अंदर है। मैं म्यूज़िक ही करना चाहता हूँ, मैं करूँगा भी यही, मेरा इरादा भी यही है। सो बड़ा डिफ़िकल्ट वक्त गुजरा है मेरे की। ये खामोशी के पीछे बहुत सारी वजूहात थी, जो दिस टाइम, दिस प्लेस इज़ नॉट अलाउड मी टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। तो बस वो खामोशी एक समंदर जैसी थी। जब समंदर खामोश होता है तो आई थिंक जो जिन्होंने जिन्होंने ये सब कुछ किया है, वन डे दे विल सी। इंशाल्लाह मैं थका नहीं हूँ, मैं हारा नहीं हूँ, और जो सोचा है वो ज़रूर करूँगा। और देखेंगे लोग, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह द टाइम विल कम इंशाल्लाह। और राहिल भाई, जैसे आपने बताया कि आप रेस्टोरेंट फील्ड में है, तो रेस्टोरेंट फील्ड में जाने का मकसद क्या था? क्या वहाँ भी आप गायकी करते थे या सिर्फ पैसा कमाना मकसद था वहाँ जाने का? ऑलराइट, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने जब ये फील्ड छोड़ी तो मेरे एक चाचू हैं जो बहुत अच्छे तबला नवाज हैं, और उनको भी मेरी फैमिली के हिसाब से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। उनका नाम मजीद है। तो मेरे ख़ानदान के अंदर शायद एक ये चाचू थे, बिकॉज वो एक आर्टिस्ट थे, तो एक आर्टिस्ट होने की फीलिंग समझ सकते थे। जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया था तो बचा काम। तो उन्होंने मुझे कहा तुम क्यों इतने परेशान घूमते हो? मैंने कहा चाचू मैंने अब सुकून भी नहीं मिलता, ना मैं गा रहा हूँ, और पढ़ाई तो मैं ऐसी करता हूँ जैसी करता हूँ, आपको पता है। तो चाचू ने कहा क्या करना चाहता है? मैंने कहा चाचू मुझे काम करने हैं, मुझे ज़रा ना बिजी रहना है, ताकि मैं तो, उन्होंने मुझे एक कामामेशी रेस्टोरेंट था है
मेरे एक उस्ताद थे इस फील्ड के, अजीज़ नूरानी। सो राइट नाउ ही इज़ इन यूएसए। उनके अपने 2 रेस्टोरेंट चल रहे हैं। बेसिकली वो मेरे टीचर थे, तो अल्लाह पाक ने ऐसा किया कि वो मेरे टीचर थे। उन्होंने जब मुझे सुना कि वो किसी तरीके से मुझे जानते थे, बिकॉज़ वो मेरे चाचू के साथ अटैच थे, तो लिहाज़ा वो मुझे जानते थे। उन्होंने मेरे 1-2 शो भी अटेंड किए थे एंड ये कह सकते हैं कि वो छोटे से फ़ैन भी थे मेरे। जब उन्होंने मुझे देखा कि तुम कहाँ काम करने आए हो, मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा यार कर क्या सकते हो? तो रेस्टोरेंट था, कभी काम नहीं किया था। मैंने कहा मैं झाड़ू भी लगा सकता हूँ, मैं बर्तन भी धो सकता हूँ एंड मैंने ये सब कुछ किया भी है। आई एम नॉट शाय टू टेलिंग यू। मैंने झाड़ू भी लगाए हैं, मैंने डिश वॉशिंग भी की है। मैंने कहा मैं मेहनत कर सकता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आते इस फील्ड में। तो उन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें हीरा बना दूंगा। तो उस इंसान का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने दिन रात मुझ पे मेहनत की। मैं घर नहीं जाता था। मैं रेस्टोरेंट में सुबह तकरीबन 8 बजे ड्यूटी देता था और रात के 3 साढ़े 3 बजे हम लोग फ़ारिग होते थे। तो वो ना मुझे साथ-साथ एक कैरियोके होता था उस रेस्टोरेंट में। तो कभी-कभार जैसे मैं काम तो इतना आता नहीं था, तो कभी बर्तन धो रहा हूँ, मुझे कहता था राहिल जल्दी आओ, शर्ट पहनो ये। मैं शर्ट पहन, जाओ नीचे स्पोर्ट बार था हमारा एक रेस्टोरेंट का, लॉबी टाइप थी। जाओ वहाँ पे जाओ। मैं नीचे जाता था, ये खुद आता था, कहता था तुम्हें गाना कौन सा आता है? गेस्ट सारे बैठे होते थे जो कस्टमर्स होते। तो मैंने कहा ये आता है, तो वो मुझे माइक दे दिया करते थे और मैं उस कैरियोके पे गाता था, तो लोग ऐसे करके मुझे देखते थे, ये कहाँ से आ गया? तो वहाँ पे लोग मुझे पैसे दिया करते थे। मेरी आई थिंक 8,000 रुपीज़ सैलरी थी। तो हफ्ते में 4 दिन मैं कैरियोके करता था। फिर हुआ ऐसे कि मैं गया था तो रेस्टोरेंट का काम सीखने। फिर हुआ ऐसे कि मैं डेडिकेट हो गया कि भई हफ्ते में 4 दिन कैरियोके करेगा। सो मैं उसमें से पैसे अच्छे कमा लेता था, बहुत अच्छे कमा लेता था, घर पे भी अच्छे देता था। फिर ये है कि उन्होंने मुझे वेटर का काम सिखाया। पहले बस बॉय था, फिर वेटर का काम सिखाया, फिर मुझे ऑर्डर टेकर बनाया, फिर मुझे परचेज़र बनाया, फिर मुझे कॉल सेंटर उन्होंने सिखाया। तो उनके बहुत सारे एहसानात हैं। तो उन्होंने बेसिकली मुझे इस रेस्टोरेंट का चैम्प किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द जनरल मैनेजर ऑफ डिफरेंट एक पोम्पे के नाम से वन ऑफ द बेस्ट इटालियन रेस्टोरेंट जो पाकिस्तान में है, उनका मैं जनरल मैनेजर था। आज एक पोमो रेस्टोरेंट है, उसका मैं जनरल मैनेजर हूँ। हाल में मैंने एफ़र्ट्स की और उस रेस्टोरेंट को मैंने एक अवार्ड भी लेके दिया, जो अगर आप मेरी टिकटॉक वगैरह पे देखेंगे तो बड़ी डिटेल से सारी चीज़ें हैं। तो बस यही था, उस खामोशी में मैंने इस काम में फ़ोकस किया। एक नया हुनर, नई चीज़, नए लोगों से मिलने का हौसला बढ़ा। तो उस खामोशी के वक़्त में मैंने काम बहुत किया, दिन-रात मैंने काम किया और शायद काम मैं आज तक कर रहा हूँ। आई यूज्ड टू लीव माय होम एट 6 ओ क्लॉक आफ्टर फजर। मैं 6 बजे घर से आज भी निकल जाता हूँ और जैसे कि आज आपने मुझे बुलाया है तो मैं डायरेक्टली मैं जॉब से आया हूँ। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ जब ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा, मैं सीधा चला जाऊँगा जिम खाना, वहाँ सिंगिंग करूँगा 12, 1, 2। आई यूज्ड टू कम एट दिस टाइम एट होम। तो मैं 2-3 बजे घर पे आता हूँ और सोता हूँ, फिर सुबह 5 बजे उठ के चले जाओ। तो इट्स आई लाइक टू वर्किंग हार्ड। इतनी ज़्यादा मसरूफियातें, घर में किस तरह टाइम देते हैं आप? ऑलराइट, मैं घर पे अगर कहूँ तो मैं टाइम कम देता हूँ। टाइम कम देता हूँ, बेसिकली मैं बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ और यार आप लोगों को भी पता है कि आजकल के जो हालात हैं और इस दौर के अंदर अगर आप काम ना करें ना, आई डोंट थिंक सो कि अगर आप एक ड्यूटी करें तो आपका घर सर्वाइव होता है। आई थिंक नो, ये गलत बात है। अपने शौक को बरकरार रखना और अपने मिशन को जारी रखना और घर को चलाना, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। इस दौर में सब चीज़ों को साथ लेके चलना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फैमिली इज़ वेरी हैप्पी। मैं जब भी घर होता हूँ तो मैं पूरा टाइम उनको देता हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई दोस्त नहीं मेरा। मैं अगर काम से आ जाऊँ तो सिर्फ घर पे रहता हूँ, भले वो 4 घंटे हों, 5 घंटे हों, मैं घर ज़रूर आता हूँ। मैं अपनी बीवी बच्चों को पूरा टाइम देता हूँ। मैं अम्मी अबू का बहुत अच्छा ख्याल रखता हूँ। मेरे ख्याल से
मैंने बहुत सारे ज़िंदगी के वो चांसेस थे जो मैंने ड्रॉप कर दिए सिर्फ वालदेन की वजह से। सो इट्स माई पर्सनल थॉट कि जर्मनी की ऑफ़र आई थी मुझे इसी रेस्टोरेंट फील्ड से। सो आई डिड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ कर लिया था, बस जाना बाकी रह गया था। मैंने छोड़ दिया बस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट के मुझे ऐसे लगा कि यार अल्लाह पाक ने जो ये वालदेन की जो नेमत रहमत जो दी है ना, ये एक बार चली जाए ना फिर नहीं आता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बड़ा करीब से अपने वालदेन को देखूं और उनकी ज़रूरत जो भी है उसको फील करूं, उनको समझूं, और नसीब में होगा तो कामयाब हो जाएंगे, वरना मेरे ख्याल से इससे अच्छी बात और इससे अच्छी चीज़ दुनिया में तो कोई नहीं है। इट्स माई पर्सनल थॉट, शायद लोग उस पर बिलीव करते हो या ना करते हो। हाँ, नहीं, हमारा इस्लाम भी इसके बारे में ही दर्ज देता है कि अगर आपने वो मिसाल सुनी हो कि अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं और आप जहाद पे जा रहे हो, तो बेहतर ये है कि आप अपने वालिदैन की खिदमत करें। और दूसरी चीज़ अगर हम आपसे जानना चाहें कि हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि आर्टिस्ट इस फील्ड की तरफ आते हैं और अपनी लाइफ सारी ख़राब कर देते, बर्बाद कर देते, कोई स्किल नहीं सीख पाते। देखें, ये एक चांस है, बहुत सारे सिंगर्स हैं, किसी किसी को मंजिल मिल जाती है, कोई कोई बेचारा रह जाता है। तो आप उन आर्टिस्ट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि आपने अपनी एक मौसीकी के साथ-साथ एक स्किल भी डेवलप की। अब अगर आप आपके पास अर्निंग आपकी स्किल से आ रही है और आप उससे अपने शौक भी पूरे कर रहे हैं, तो आप नए आर्टिस्ट इस फील्ड में आ रहे हैं या ऑलरेडी मौजूद हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? ओके, जितनी भी न्यू जनरेशन है, सो आपकी भी नॉलेज में आपके इलाके से भी कुछ लोग हैं जो मेरे पास काम करते हैं और वो फुली ट्रेंड हो चुके हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। सो दिस इज़ माय मैसेज, जो आजकल के न्यू जनरेशन के लोग हैं वो सक्सेस होना चाहते हैं। सक्सेस होने के लिए उन्होंने जो एम रखा हुआ है अपना कि मुझे व्हाटएवर आई वांट टू बी दैट, आई वांट टू बी दिस, जो भी है, उसके साथ साथ आपने ना कोई ऐसा स्किल लाजमी रखना है जिसके साथ आप पैसा कमा सके। एटलीस्ट आपके शौक के पीछे आपके वालिदैन, आपकी फैमिली अगर मतलब वो परेशान है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप वहाँ पे अपने आप को ब्रेक करें, चाहे वो जितने सालों का भी है, और आप अपने स्किल्स को डेवलप करें, आप अपने काम को बिल्कुल ऊपर ले आएँ कि एटलीस्ट मैं जो कमा रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, उसके बाद टाइम बचे वो आपका है। तो मैं मैं सिंपल ये कहना चाहूँगा, अगर अगर कामयाब होना है तो ये 2 से 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएँगे, खुश रहना हो जाएगा। मतलब आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वर्क हार्ड, सर में दर्द होता है, होगा। बीपी हाई होता है, होगा। रात को जागना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। आपको डे एंड नाइट की जॉब करनी पड़े, नो प्रॉब्लम। अगर आप ये सब कुछ पेन बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप सोचें कि आप कामयाब होना चाहते हैं। और अगर आप नहीं ये सब कुछ कर सकते, देन यू स्टॉप एंड थिंक कि जहां मैं हूं अल्लाह का शुक्र है, जितना कमा रहा हूं वो ठीक है। अदरवाइज आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपके सर का दर्द चला जाएगा, आपका बीपी हाई होता है, इलाज करोगे चला जाएगा। आप एक रात नहीं सो सकते, दूसरे दिन सो जाएंगे, नींद पूरी हो जाएगी, लेकिन जो वक्त जा रहा है वो कभी भी नहीं आएगा। ये सिंपल सी एडवाइस है विद एवरीबॉडी। सही है। और हमारे लिए कोई आप गाना सुनाना चाहें, अभी गुनगुनाना चाहें? वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का, ऐसे आने से। तो
दिस वाज फॉर यू। बहुत बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू। आपने गाया और आपकी आवाज़ कनेक्ट करती है, और आपके जो इमोशंस होते हैं ना पीछे आपके गाने के, वो कनेक्ट करते हैं बेसिकली। थैंक यू वेरी मच। तो ये बड़ी बात है। आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं वो नहीं कहूँगा कि आप डॉक्टर को दिखाएँ, लेकिन ये हकीकत है। और ये अक्सर मैं रियली आई एम स्पीकिंग वेरी ट्रुथ। मेरी कुछ वीडियोस आप देखेंगे तो मैं ऐसे इशारा कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले शायद एक वीडियो देख रहे थे, शी इज़ क्राइंग। तो मोस्टली ऐसा होता है, आई यूज्ड टू डिस्कस विद माय वाइफ कि यार मैं जब गाना गाता हूँ ना, तो ऑडियंस में चाहे मैं रॉक करने की भी कोशिश करूँ, तो रोते हैं लोग। आई डोंट नो व्हाई। सो मेरी वाइफ ने कहा कि यार आप जो गाते हो ना, तो थोड़ी-सी फीलिंग के साथ थोड़ा कनेक्टेड कर देते हो लोगों को। तो मैंने कहा यार ये चीज़ अच्छी है, बुरी है, आई डोंट नो, बट मैं कभी-कभार लोगों को खुश करना भी चाहता हूँ। वो खुश करने के वक़्त भी मैंने बड़े अच्छे-अच्छे वक़्त देखे हैं यार। मैंने 2 ऐसी, एक मेरी फ़ैन देखी है जो स्टेज के नीचे रो रही थी। उनकी वालदा उनके साथ थी। सो मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब मैं ब्रेक से पहले एलजी आवाज़ बनाए, बड़ा सेट था, वो जियो का शो था। सो मुझे वो बुलाने लगे, मैंने देखा तो ही वाज़ नॉट अलाउड टू एंटर इन द ऑडियंस। मैंने अपने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की कि आई वुड लाइक टू गो टू सी देयर फ्रेंड्स। तो मैं गया और मैं उनसे जब मुलाकात की, मैंने कहा आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने कहा उस टाइम पे शायद वो सेल्फ़ी-वेल्फ़ी वाला दौर भी नहीं था। तो उन्होंने ऑटोग्राफ लिया और रो रही थी, कह रही थी हमने वो आपके लिए ना, वो कॉम्पिटिशन था बेसिकली, वो न्यास का हमने थोड़ा-सा वो किया है। अगर आप जीत जाएँगे तो हम न्यास बाँटेंगे अल्लाह के नाम की, कि आप जीत गए। सो एट दैट मोमेंट रियली आई वाज़ आल्सो, मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार ऐसे भी फैन होते हैं क्रेज़ी। तो मेरे साथ ये बड़ा सीन होता था कि मैं जब भी गाना गाता था, या कभी हमारे गेस्ट रोते थे या ऑडियंस में कोई रोता था, और ये सिलसिला ना आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है कि हम कोई गाना गाते हैं तो लोग ना बड़े रोना-धोना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा यार बेसिकली मैं कोई मारने-धाड़ने वाला तो सिंगर हूँ नहीं। सो मैं भी चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसे सॉन्ग करूँ जब लोग रोने ना। तो एक और सॉन्ग है आपका, मैंने भी सुना था, बहुत अच्छा आपने गाया था, अगर वो भी आप सुना दें। जी। लगी तुमसे मन की लगन, राहत फ़तेह अली खान, ऑलराइट, जो आपने एयरवे डिजिटल पे गाया था। हाँ। मैं डायरेक्ट ऊपर से ही आऊँगा। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो हो वत सो तो हो, तेरे बिन मेरा मन जैसे पन में हिरण, जैसे पगली पवन, लागी तुमसे मन के लगन, लगन लगी तुमसे मन के लगन, लगन लागी तुमसे मन के लगन, लगन लागे तुमसे मन के लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बेहतर से नयन, लगन लागी तुमसे मन के लगन, लगन लागी तुमसे मन के लगन। पदा सारे गरे रे सा पा मा गा रे सा पदा, सारे गरे रे सा पा मा गा रे सा पदा, सारे गरे रे सा, सारे गा मा मा दा दा पा, सारे गा मा मा दा दा पा, सा नी दा पा दा पा मा गा गा मा गा रे गा मा पा। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत थैंक यू। और थैंक यू, आपने इस सुनाया, वो भी सुनाया। आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने इस काबिल समझा कि हमें अपने आप इससे बहुत ज़्यादा काबिल हैं राहिल भाई, और आपने हमें कीमती वक़्त दिया, क्योंकि आपका मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है। अभी आप आए हैं
अभी दोबारा आप जाएंगे? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और मैं बिजी रहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे अच्छे से लोग मुझे बुलाते रहें और हम अच्छे अच्छे काम करते रहें। एंड दिस इज़ योर गुड शो। अब मैं आपके सारे पोस्टकास्ट जो पॉडकास्ट होते हैं वो मैं देखता रहता हूँ। आप अच्छा अचीवमेंट करते हैं, अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी एक आपका बड़ापन है कि आप हमारे पॉडकास्ट देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बस। तो ये थी राहिल लंगा की स्टोरी। उनसे हमने गाने भी सुने और मज़ीद उनकी लाइफ के बारे में और जो उनकी लाइफ है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन की। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज के इस पॉडकास्ट से मैं इजाज़त चाहूँगा कि जल्द हमारी एक नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ नए एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।